गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल 9th क्लास एसएस चैप्टर 5 भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण 1920 से लेकर 1947 की अवधि गांधी युग या गांधी के आंदोलन का युग माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों से प्राप्त करने की लड़ाइयाँ तो है ही और साथ साथ स्वतंत्रता की लड़ाइयों का भी है। अब देखो इसमें दौर संविधान में जो हुआ न अधिकारों का और लड़ाइयों स्वतंत्रता की लड़ाइयों का, इस आंदोलन के जिन प्रभाव में से गुजरे और उसका जो एक संकुलित प्रभाव खड़ा हुआ उसका अवलोकन करेंगे। साइमन कमिश्नर 1927 से मोंटोल फंड के मोंट्यू चैम्पर्स फंड के 1919 से लेकर सुधार में एक व्यवस्था यह थी कि सुधार को किस प्रकार से लागू किया जाए और मतलब जो सुधार हम मतलब देश में मतलब किस तरह हम इसमें सुधार करें, उन सारी चीज़ों को मतलब कैसे लागू किया जाए उसका चीज़ों के बारे में। तो यह और सुधार की आवश्यकता संबंध में अध्ययन करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाया गया, परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमिश्नर में 7 सदस्य थे। अब जो जॉन साइमन कमिश्नर के अध्यक्ष थे उसमें 7 सदस्य भी थे और वे सभी अंग्रेज थे, मतलब एक भी हिंदू नहीं था। सारे के सारे जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज ही थे। भारतीयों का दुख भारतीय ही समझ सकते हैं। जो मतलब अपने कुछ फ्रेंड होते जैसे मतलब उस एज के हों युवा अवस्था के, तो मतलब वही मतलब अपना दुख उसी को मतलब बता सकते, वही समझ सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हम भारतीय लोग हैं वही दुख मतलब वो समझ सकता है। इस विचार में कमिश्नर के भारतीय सदस्यों के शामिल करने की सिफारिश भारतीयों ने की, परंतु अंग्रेजों ने सिफारिश नहीं की। मतलब भारतीय लोगों ने क्या किया, इनका सिफारिश भी किया, परंतु अंग्रेजों ने सिफारिश नहीं स्वीकार की, उन्होंने मना कर दिया, नहीं स्वीकार किया। अतः भारतीयों ने साइमन कमिश्नर के बहिष्कार करने का निश्चय किया था। साइमन कमिश्नर के बाद भारत आगमन के समय लोगों ने सभा, जुलूस, साइमन गो बैंक के नारे भी काले झंडे के फहराकर विरोध किया। अब देखो साइमन कमिश्नर के लोग मतलब भारत में आगमन हुआ उनका और जुलूस निकाला गया। जिस तरह तुम मतलब मतदान जब वोटिंग पड़ने वाला होता है तो मतलब जुलूस भाजपा कांग्रेस मतलब रैली निकालते, जुलूस निकालते, उसी तरह से यहाँ पे मतलब साइमन कमिश्नर के जो गो बैंक के नारे भी काले झंडे से फहराने का विरोध करते हैं, जिसके विरुद्ध सरकार के दमन नीति का प्रयोग किया जाता है। सरकारी दमन नीति का भोग लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू भी बने थे। लाहौर के जुलूस के नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे। थोड़े ही दिन के बाद अवसान हो गया। अब मतलब उनका कुछ लाला लाजपत राय का गंभीर रूप से मतलब इस जुलूस में उन्होंने मतलब घायल हो गए और सबसे घायल हुए और कुछ थोड़े दिनों के बाद इनकी अवसान मतलब मृत्यु हो जाती है 1919 में। लाला जी की मृत्यु के समाचार से भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उत्तेजित हुए और लाठीचार्ज का आदेश देने पे अंग्रेजी पुलिस अधिकारियों को सैंडर्स की हत्या कर दी। मतलब अब उन्होंने मतलब ये लाला लाजपत राय की मतलब मृत्यु का मतलब समाचार सुन लिए तो लोग मतलब भगत सिंह, राजगुरु मतलब बहुत और कुछ क्रांतिकारी थे, वो लोग बहुत उत्तेजित हो गए और वो सोचे कि मतलब सैंडर की हत्या भी उन्होंने कर दिया। नेहरू कमेटी साइमन कमिश्नर के बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री वक्कल हेल्ड के साइमन कमिश्नर के विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि भारत के नेता सभी दलों के अनुकूल संविधान बना दे तो ब्रिटिश सरकार पर विचार करेगी। जो ब्रिटिश सरकार है उस पर क्या करेगी, संविधान बना देगी तो उस पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। कोई भी संविधान मतलब तुरंत नहीं बन जाता, मतलब उस पर क्या किया जाता है, मतलब सोचा जाता है, फिर उस पर विचार किया जाता है, तब जाके वो कहीं बनती है। इस अहवाल की चुनौतियों को समझने के से भारतीय राष्ट्रीय महासभा के मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की गई। जो विवरण दिया गया वह नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है कि जिस
में स्थानीय स्वराज्य डोमिनियस स्टेट्स के स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकारी, वैयक मताधिकारी आदि विषयों का समावेश किया जाता है, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे भी अंग्रेज सरकार जो स्वतंत्र न्याय है, मूलभूत अधिकार है, वैयक मताधिकार को भी उन्होंने क्या किया, इसमें समावेश मतलब उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पुणे स्वराज की मार्ग 1929 में उस समय के भारतीय राष्ट्रीय महासभा के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय हुए थे। वे पुणे स्वराज्य के पक्षधर थे। स्थानीय स्वराज्यों में युवा वर्ग को संतोष नहीं हुआ। जो युवा वर्ग थे उन लोग को मतलब इस तरह का मतलब पुणे स्वराज्य का पक्ष जो धर था वो उन्होंने स्वीकार मतलब संतुष्ट नहीं हुआ। किसी चीज़ का हम मतलब जो चीज़ हमें मिल जाए तो उससे हम क्या करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, पर यहाँ पे संतोष ये लोग नहीं हुए, युवा वर्ग के लोग। परिणाम स्वरूप में लाहौर के रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा के पुणे स्वराज्य की प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता के शपथ को लेकर प्रथम बार पुणे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम बार मतलब पुणे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी 26 जनवरी 1930 को। इस दिन का महत्व बनाने रखने के लिए 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को लागू किया गया। जो हमारा संविधान है इसको इस दिन मतलब लागू किया गया। दांडी कूच 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 के सवियन अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी गांव के समुद्र के किनारे जाकर नमक कानून को भंग करने का निश्चय किया। अब जो नमक कानून बनाया गया था उसे मतलब गांधी जी ने उसको भंग करने का निश्चय कर लिया। 11 मार्च को शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या का सत्याग्रह का संदेश दिया गया। आश्रम में हजारों लोगों की संख्या में वहाँ पे लोग जुटे और उनको सत्याग्रह का संदेश भी दिया गया। लोगों की गिरफ्तारी होने पर भी दृढ़तापूर्वक अहिंसा के रूप में सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। अब मतलब जो संघर्ष था उसे आगे बढ़ाने का लोगों का अनुरोध किया गया। अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम के अब गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। पहले मतलब हरिजन साबरमती जो है वहाँ पे हरिजन आश्रम है, मतलब गांधी आश्रम है, वो उसके नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को वैष्णव भजन तोने रे कहिए पीर पराई जाने रे गाया गया या भणवे नर सयो तनु दर्शन करता कुल 71 त्यान रे पूरा होने पर भी महाप्रयाण शुरू हुआ था। गांधी जी ने कहा है, कौवे कुत्ते की मौत मरूंगा, परंतु जब तक स्वराज नहीं मिलेगा तब तक आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। उन्होंने कहा मतलब जैसे कौवा और कुत्ते मरते हैं उस तरह मरना मंजूर है, लेकिन स्वराज नहीं मिलेगा तब तक वो अब आश्रम में नहीं लौटूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा किया। साथ ही सूर संग्रामों को देखकर भागने नहीं, देख भागे सोई सूर नहीं। गांधी जी ने अपने सहयोगी के साथ दांडी कूच की शुरुआत की। अहमदाबाद में दांडी की दूरी लगभग 370 किमी है। जो अहमदाबाद की दांडी उसकी दूरी जो है 370 है। दांडी यात्रा के असीलील, वाजेड़, नाड़ियाद, आनंद, बोरी, यावी, द्रास, जाबूसर, भरूच, सूरत, नवसारी जैसे छोटे बड़े नगरों में सभाएं करके लोगों को संवियन अवज्ञा आंदोलन का नमक कानून भंग करने की अनिवार्यता की जानकारी दी गई। मतलब ये सारे शहरों में इनकी मतलब इस चीज़ों को मतलब भंग करने कानून छोटे बड़े नगरों में सभाएं किया गया और आंदोलन
और नमक कानून भंग करने का अनिवार्यता की जानकारी मतलब जानकारी भी दी गई। यह कुछ जिन गांव में से गुजरती वहाँ लोगों के रास्ते सफाई करते, मतलब जिस रास्ते से ये लोग गुजरते उस गांव के लोग वहाँ के रास्ते साफ करते, पानी छिड़क कर तोरण बांध कर सजाते। मतलब जिस तरह हम दिवाली के दिन अपने घरों में मतलब तोरण लगाते हैं, सजाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी मतलब रास्ते को उसने जैसे गुजरते वहाँ पे रास्ता साफ किया जाता था, पानी छिड़क के मतलब पवित्र किया जाता था, तोरण बांध कर सजाते थे। इस यात्रा ने लोगों को अपूर्ण जागरूक गजब की श्रद्धा, चेतना और एकता को जागृत का अद्भुत कार्य किए थे। पूरे देश में सत्याग्रह का लहर दौड़ गई। पूरे देश में ये जो सत्याग्रह की लहर सब जगह क्या हुई, दौड़ गई। गांधी जी ने साथियों के साथ 24 दिन तक पद यात्रा करने के बाद दांडी पहुँचे। अब अपने साथियों के साथ जितने भी उनके साथी थे 24 दिन तक वो पद यात्रा मतलब चलते रहे और वहाँ तक मतलब पहुँच गए 15 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 की सुबह 6:30 बजे सुबह समुद्र किनारे गांधी जी के जमे हुए नमक में से एक मुट्ठी नमक लेकर नमक के अन्यायपूर्व कानून को तोड़ा। अब मतलब सुबह मतलब 6:30 बजे 6 अप्रैल को 1930 के सुबह 6:30 बज रहे थे। वहाँ पे समुद्र के किनारे पहुँचे गांधी जी और नमक हाथ में लिए और जो हाथ में लेकर उन्होंने जो नमक का कानून बनाया गया था उन्होंने क्या किया था, तोड़ा। गांधी जी ने कहा कि मैंने कानून को तोड़ दिया। जो कानून बनाए गए थे उन कानून को उन्होंने तोड़ दिया और उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मैं ब्रिटिश समाज रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। मतलब जो वहाँ पे लोग थे उन्हें साक्षी मानकर उन्होंने समाज रूपी इमारत की नींव नमक लगा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई के दांडी कूच की तुलना महाभिनिष्कर्म के साथ करते हुए दुनिया भर के पत्रकारों फोटोग्राफरों ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देखा विवरण किया। मतलब जो पत्रकार थे, फोटोग्राफर थे, मतलब जो फोटो खींचते थे पत्रकार, मतलब वो सारे के सारे उन्होंने आंखों देखी विवरण, मतलब जो जो उन्होंने देखा वो सारा का सारा विवरण समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए। इस तरह के 12 मार्च साबरमती से शुरू हुआ विश्वविख्यात दांडी कूच की भौतिक समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश संतलन की इमारत की नींव में नमक लगाना शुरू हो गया। इस तरह से सवियन अवगत के आंदोलन को शुरू हुआ। सरकार ने दमन, कोड़ और बनाएस, लाठीचार्ज, गिरफ्तारी, गोलीबारी और स्त्रियों पर बालकों पर जुल्म करने की लड़ाइयाँ में कमज़ोर पड़े। उन्हें कोड़े, लोगों के ऊपर कोड़े भी बरसाए, लाठीचार्ज किए, गिरफ्तारी भी की गई और गोलीबार भी की गई और यहाँ तक उन्होंने बालक और स्त्रियों को भी सबसे ज़्यादा जुल्म करने पर भी लड़ाइयाँ कमज़ोर नहीं। दांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। जो दांडी कूच के दौरान जो विदेश से कपड़े आते थे उसका भी मतलब भारत के लोग ने उसका बहिष्कार कर दिया। शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता और स्पृश्यता निवारण के आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मतलब जो रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं वो इन सभी चीज़ों का मतलब आयोजन किया गया। दांडी यात्रा के नमक सत्याग्रह के आई जागृति के कारण असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मतलब ये सारे जो वस्तु विदेश से आते वो सारे के सारे कार्यक्रम में क्या किया गया, बहिष्कार कर दिया उन सब वस्तुओं को। शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों को पिकेटिंग महसूल के सहित कार्यालय के भरने से आंदोलन का स्फूर्ता निवारण कार्यक्रम की संबंधित सत्याग्रह सभाएं, जुलूस कार्यक्रम हुए।
इस जागरूकता तथा आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार द्वारा लाठीचार्ज तथा कारावास साहित्य दमनकारी का कदम उठाया। मतलब ये जो कमजोर करने, कुचल डाला, मतलब ये सारी आंदोलन करने के और कुचल डालने के लिए सरकार ने लाठीचार्ज भी करने लगे लोगों पर। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप देश के रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़ हमले जैसे कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। अब यहाँ पे प्रतिकार के रूप में जैसे रेलवे है, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, अन्य सरकारी, मतलब इन सारे नामों से आप लोग तो मतलब परिचित ही होंगे। सरकारी इमारतों को तोड़फोड़ हमले जैसे कुछ हिंसक घटना भी घटने लगी। इन घटनाओं को सरहद तक गांधी जी के अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व को आंदोलन के मुंबई के पास वाड़ा के पीठ के नागरिकों को हमला, दिल्ली के कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व के शराबबंदी के लिए पिकनिक, सूरत के धरांग संग्रह तथा विरमगांव के क्षेत्रों में भी हुई इस नमक सत्याग्रह के आंतरिक सरकारियों को विद्यालयों में से पढ़ाई छोड़ देने का कार्यक्रम भी मुख्य थे। गांधी जी इरविल समझौता का गोल मेज परिषद का सत्याग्रह का स्थान ग्रहण, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को किस प्रकार से संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषदों का बुलाई। नवंबर 1930 को पहली परिषद लंदन में आयोजित की गई। जो पहली परिषद था वो सबसे पहले मतलब लंदन में आयोजित इसका किया गया नवंबर 1930 को, परंतु कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण निष्फल रहा। अब वहाँ पे मतलब जो कांग्रेस थे वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, हाजिर नहीं थे, इसलिए वहाँ पे वो निष्फल हो गए। इससे कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी जी को इरविल के बीच में गांधी जी के इरविन के समझौते से मार्च 1931 में, जिसमें सत्याग्रह की नीति, जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पिकेटिंग्स के सहमत मुख्य मुद्दाओं रहा है। उससे बाद द्वितीय गोलमेज परिषद के कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में मात्र गांधी जी के उपस्थित रहे, परंतु ब्रिटिश पक्ष के संविधान निर्माण की चर्चा करने के लिए अलग अलग कौमों के लिए अलग अलग मतदान मंडल को विभाजनकारी मुद्दों के उठाए जाने पर भी गांधी जी ने निराश हुए और अंत में यह परिषद निष्फल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर 1943 विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया। 19 जनवरी 1942 में कीपर्स दरखास्त को द्वारा यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने सत्ता छोड़ना नहीं चाहता था। जो ब्रिटिश सरकार था वो वहाँ का सत्ता नहीं छोड़ना चाहता था तथा हिंदुस्तान के स्वराज्य को उसका इरादा नहीं था। हिंदुस्तान का जो स्वराज्य था उसका इरादा नहीं था, वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रहे थे। भारत की जो जनता थी, मासूम जो जनता थी, उनको मतलब ठगने का भी क्या करना प्रयास कर रही थी ब्रिटिश सरकार। ऐसा लगने पर भारतीय हताश होकर क्रोधित हुए। अब मतलब कुछ टाइम मतलब कितने दिन लोग मतलब चुप रहेंगे, धीरे धीरे मतलब उनके अंदर आने लगा, मतलब समझ आने लगी, तो वो मतलब हताश होने लगे, क्रोधित होने लगे ब्रिटिश सरकार के ऊपर। और गांधी जी ने जनता को निराश दूर करने के लिए एक नई और अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उसे तो तैयार किया गया। अब मतलब जो गांधी जी ने अब उन्होंने जनता को उस चीज़ से लड़ने के लिए, अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया गया। मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति में बैठक के गांधी जी ने नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 के रात्रि के हिंद छोड़ को प्रस्ताव परिषद किया गया था। प्रस्ताव के दूसरे ही दिन में प्रातःकाल गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौला
आज़ाद के साथ ही देश के अग्रणी कांग्रेस के नेताओं गिरफ्तारी की गई थी। अब इन सारे नेताओं की क्या की गई, गिरफ्तारी भी की गई। समाचार पत्रों के प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रांतीय और जिला स्तर कांग्रेसी नेताओं को भी पकड़ लिया गया था। गांधी जी सहित के नेताओं के गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों तथा गांवों के एकाएक जोरदार हड़ताल हुए और गांधी जी ने की थी। गांधी जी के लिए मेरी यह अंतिम लड़ाई थी। आज़ादी के लिए मेरी यह क्या है, अंतिम लड़ाई थी उनकी। और उसके लिए लोग सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार थे। मतलब अंतिम लड़ाई थी और मतलब कुछ लोग ये भी नहीं मतलब सोचे कि क्या होगा क्या नहीं, ये भी नहीं, लेकिन वो लोग मतलब सब कुछ बलिदान करने के लिए भी तैयार थी क्योंकि सबको आज़ादी चाहिए थी। उनका सूत्र था करेंगे या मरेंगे, मतलब करेंगे या मरेंगे, भले हमारी मृत्यु हो जाएंगे लेकिन हम करके मरेंगे। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान हड़ताल देश के गांवों को शहरों के मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, स्त्रियों आदि के कार्यक्रम में आगे आकर भाग लिया। सारे मतलब देश के गांव के लोग मतलब मजदूर थे, किसान थे, युवक थे, विद्यार्थी थे, शिक्षक थे, व्यापारी थे, स्त्रियां, मतलब सभी लोग उसमें आकर कार्यक्रम में भाग लेने लगे। मजदूरों को कारखानों में हड़तालें की। जमशेदपुर में लोहे के कारखानों में, मुंबई के मद्रास कपड़ा मिलों के हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 75 मिलों के 1,40,000 मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल रखी थी। इतना मतलब 105 दिन तक उन्होंने क्या हड़ताल रखी थी, 1,40,000 मजदूरों ने। देश भर में शांत और अपूर्णता हड़ताल के हुई थी। विद्यालय कॉलेज हड़तालें हुई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार बंद थे। जो अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार भी बंद थे। हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की प्रवृत्तियाँ। देश में चारों तरफ लोगों को क्रोध ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन नीतियों अपनाने के विरुद्ध शहरों तथा गांवों में लोगों की टोलियां द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल मार्गों, विद्यालय, कॉलेज, मकानों, रेलवे स्टेशन आदि को तोड़ डालने की, संपत्ति लूटने और आग लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में हुई। अब इन सब जगहों पे मतलब यहाँ पे आग लगाने की घटना भी बड़ी संख्या में होने लगी। रेलवे का बहुत नुकसान हुआ। रेलवे का सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो गया। कुछ ही क्षेत्रों में लोगों ने बम का भी उपयोग किया।